ऐसा कहा जाता है कि कभी जीतने या हारने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेस होने के बाद सबको बतानी है। जीत या हार तो बाद की बात है, लेकिन अभी आपको अपना बेस्ट देना है। आज की ऑडियो बुक में हम कुछ इसी प्रकार की सोच रखने वाले ग्रेट पर्सनैलिटी लियोनार्डो डा विंची के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरजे अंकित सिद्धू। कुकू एफएम पर आइए सुनते हैं हाउ टू थिंक लाइक लियोनार्डो डा विंची की बुक चर्चा, जिसे लिखा है माइकल गैलेब ने। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, मेक मिलियन मिस्टेक्स बट स्टॉप वेस्टिंग योर एनर्जी टू डू सेम मिस्टेक्स। मतलब आप हजारों गलती करें, पर आप अपना समय एक गलती को बार बार रिपीट करने में ना लगाएं। और ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल को यूज करके लियोनार्डो डा विंची ने अपनी लाइफ में हर एक चीज को अचीव किया है। लियोनार्डो डा विंची की मृत्यु आज से 500 साल पहले हुई थी, लेकिन आज तक उनके जैसा महान और जीनियस वर्ल्ड में नहीं आया। वो एक कमाल के पेंटर थे, और पेंटर होने के साथ वो एक इन्वेंटर थे, एक आर्टिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन थे, एक आर्किटेक्ट थे और एक कमाल के इंजीनियर भी थे। इन सब चीजों के होने के साथ उनके पास बहुत ही अलग अलग फील्ड जैसे एनाटॉमी, जियोलॉजी, बॉटनी, एस्ट्रोनॉमी और भी अनेक फील्ड्स का बहुत ही डीप नॉलेज था। इनके पास हर फील्ड की नॉलेज इतनी डीप थी कि इन्हें एक रेनेसेंस पॉलीमैथ कहा जाने लगा। पॉलीमैथ का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास किसी एक फील्ड में मास्टरी तो है ही, साथ ही साथ उसे बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स की बहुत डीप नॉलेज हो। और ऐसे लोग अर्थ में बहुत कम ही हुए हैं, और लियोनार्डो दा विंची उनमें से एक थे। डॉक्टर विंची की बहुत ही फेमस पेंटिंग है मोनालिसा, जो इस दुनिया की सबसे कीमती और सबसे फेमस पेंटिंग्स में से एक है। जीनियस होने के बाद भी वो अपनी सारी जिंदगी कंट्रोवर्सी में घिरे रहे, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीजें बोलते थे जो प्रैक्टिकली तो सही थी, लेकिन लोगों के रिलीजियस बिलीफ के खिलाफ थी। असल में जो व्यक्ति अपने समय से बहुत ज्यादा आगे होता है, उसके आसपास के लोग उसे समझ नहीं पाते। हिस्ट्री में बहुत बार ऐसा हुआ है, और लियोनार्डो दा विंची भी बहुत ज्यादा समय से आगे थे। जिस समय किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती थी, उस समय भी उनके पास इतनी ज्यादा नॉलेज थी जो आज के समय में किसी के पास नहीं है। इसके साथ उन्हें पैराशूट, एरोप्लेन और भी बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक का नॉलेज पहले से ही था, जो अभी के समय में हम यूज कर रहे हैं। इस बुक चर्चा में हम उनकी लाइफ के 6 प्रिंसिपल्स को जानेंगे। आज हम जानेंगे कि इन 6 चीजों का यूज करके वो कैसे इतने महान व्यक्ति बने। इन्हीं 6 प्रिंसिपल्स की बदौलत वो एक महान थिंकर बन गए, और उन्हें अभी तक याद किया जाता है। और इन्हीं 6 प्रिंसिपल को माइकल गैलेब ने अपनी बुक में बताया है, जिसका नाम है हाउ टू थिंक लाइक लियोनार्डो दा विंची। ऑथर हमें इन प्रिंसिपल को बताने से पहले ब्रेन की पावर के बारे में बताते हैं, ताकि हम इन प्रिंसिपल को अपने ब्रेन की हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी के साथ अप्लाई कर सकें। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले चैप्टर की तरफ, और कमाल की बुक चर्चा सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ कुकू एफएम पर। सुने जो मन चाहे। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, माइकल गैलेब की लिखी किताब हाउ टू थिंक लाइक लियोनार्डो दा विंची, और मैं हूं आरजे अंकित सिद्धू। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। Your brain is much better than you think। लेखक के अनुसार ये बात बिल्कुल सही है कि हम अपने ब्रेन की 100% कैपेसिटी का यूज नहीं कर रहे हैं। लेखक ये भी नहीं कह रहे कि हम अपने ब्रेन का 1 या 2% कैपेसिटी यूज कर रहे हैं, और जो इससे ज्यादा कैपेसिटी यूज कर रहे हैं वो जीनियस हैं। इस बुक चर्चा में आगे हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने ब्रेन का ज्यादा % कैपेसिटी यूज कर सकते हैं, और आप जीनियस की तरह सोच सकते हैं। आप लियोनार्डो दा विंची की तरह सोच सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आप अपने ब्रेन का 100% यूज तो नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने ब्रेन का कितना यूज कर रहे हैं और हमें कितना यूज करना चाहिए। लियोनार्डो दा विंची जैसे जो जीनियस व्यक्ति थे, वो अपने ब्रेन का ज्यादा से ज्यादा यूज करने की ट्राई करते थे, ना कि जितना हो गया उतना कर लिया और छोड़ दिया और सोचा भी नहीं। वो ऐसे माइंडसेट नहीं रखते थे। वो अपने दिमाग को लेकर कॉन्शियस रहते थे और ज्यादा से ज्यादा यूज करने का ट्राई करते थे। कोई भी व्यक्ति जीनियस पैदा नहीं होता,
सबसे पहले तो अगर आप इस बुक चर्चा को पूरा सुनना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग से इस बिलीफ को हटाना होगा कि कोई भी व्यक्ति जीनियस पैदा होता है या फिर कोई भी व्यक्ति जब से पैदा हुआ है मतलब बचपन से ही जीनियस होता है। ऑथर साफ साफ कहते हैं कि लियोनार्डो दा विंची भी जब पैदा हुए थे तो वो भी जीनियस नहीं थे, बल्कि वो एक नॉर्मल बच्चों के जैसे ही बचपन जी रहे थे। जैसे आप जब बचपन में छोटे थे तो एक नॉर्मल बच्चे थे, पर अपनी लाइफ में उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो उन्हें सोसाइटी से अलग बनाते हैं, जो उन्हें सोसाइटी से एक्सेप्शनल बनाते हैं। और यही कारण था कि वो आगे चलकर जीनियस साबित हुए। सोसाइटी के जो मिथ हैं कि आप जिस चीज के लिए बने हो वो आपको मिल जाएगी, आपका भाग्य पहले से लिखा हुआ है, आपको जो चीज मिलनी है वो कभी ना कभी मिलकर रहेगी ही। ऑथर के हिसाब से ये बातें बहुत ही छोटी सोच की बातें हैं और बहुत बड़ा मिथ है। ये सब बातें बकवास हैं। असल बात तो यह है कि यदि आपको जीनियस बनना है तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जीनियस पैदा नहीं होता, लेकिन जैसे कि ये बोला गया है कि योर ब्रेन इज बेटर देन यू थिंक, इसके थ्रू लेखक कहना चाह रहे हैं कि आप अपने ब्रेन की कैपेबिलिटी को समझ ही नहीं पा रहे कि ये कितनी है। वो एक सुपर कंप्यूटर से हमारे ब्रेन को कंपेयर करके बताते हैं कि कैसे हमारा ब्रेन बहुत कमाल का है। लेखक कहते हैं कि जो ब्रेन है वो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है और मल्टी डायमेंशनल है किसी भी सुपर कंप्यूटर के मुकाबले। वो बताते हैं कि हमारा ब्रेन पर सेकंड 7 फैक्ट्स याद कर सकता है और स्टिल ऐसा करने के बाद भी उसमें बहुत सारी स्पेस खाली रहेगी। यदि हमारा ब्रेन पूरी जिंदगी फैक्ट्स बस याद करता है तो भी उसमें बहुत सारी स्पेस खाली बच जाएगी। वो कहते हैं इंटेलिजेंस इज नॉट ओनली ऑन योर ब्रेन, कि ये जो इंटेलिजेंस है ये सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है, बल्कि वो आपकी पूरी बॉडी में है, हर एक सेल में है। आपका इंटेलिजेंस थ्रू आउट बॉडी है। आपका ब्रेन यूनिक है। मतलब चाहे कितने भी लोग अभी तक दुनिया में जन्म लेकर मर गए हों या फिर कितने भी लोग इस दुनिया में अभी प्रेजेंट में हों, उनमें से किसी का भी दिमाग आपके जैसा सेम नहीं होगा। आपका दिमाग दुनिया में सबसे अलग है, सबसे यूनिक। यदि आपका कोई जुड़वा है तभी आपका ब्रेन उससे कुछ सेम हो सकता है, नहीं तो आपका ब्रेन सबसे अलग है। वो कहते हैं कि आपका ब्रेन कमाल का है। जितने भी अभी के टाइम पर सुपर कंप्यूटर या फिर एआई की चीजें एग्जिस्ट कर रही हों, उन सबसे कमाल का है आपका ब्रेन। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी बॉर्न जीनियस नहीं होता, बल्कि वो जीनियस बनता है। उसी थॉट को लेकर एक चीज होती है जिसे हम आईक्यू कहते हैं। अब आईक्यू टेस्ट का मतलब होता है किसी की इंटेलिजेंस का पता लगा लेना। इससे हम इसका पता लगा सकते हैं कि किसका आईक्यू कितना है। ऑथर बताते हैं कि बहुत सारे रिसर्च पर पता चला कि किसी की इंटेलिजेंस कभी फिक्स नहीं होती। अगर कोई भी चाहे तो अपना आईक्यू इंक्रीज कर सकता है एक सही प्रैक्टिस के जरिए, कुछ सही स्टेप्स के जरिए। और यही स्टेप लियोनार्डो दा विंची ने अपनी लाइफ में फॉलो किए, जिनके कारण वो एक जीनियस बन गए। और अगर हम चाहें तो हम भी इन स्टेप्स को फॉलो करके जीनियस बन सकते हैं, एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि हमारा ब्रेन उम्र के साथ स्लो होता जाता है, इसकी कैपेसिटी कम होती जाती है। लेखक कहते हैं कि ब्रेन को सही तरीके से यूज किया जाए तो ये समय के साथ खराब नहीं होता, बल्कि ये समय के साथ और इम्प्रूव होता है, समय के साथ और अच्छा होता चला जाता है। लोगों का एक बहुत बड़ा मिथ है कि 25 साल की उम्र के बाद ब्रेन की कैपेसिटी कम होने लग जाती है, जबकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। लेखक कहते हैं कि जितने भी महान इन्वेंशन हुए हैं वो ज्यादातर 25 साल के बाद ही लोगों ने किए हैं। मतलब यदि आप कहते हैं कि 25 साल के बाद लोगों का दिमाग कम हो जाता है या फिर उसके काम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो आप बिल्कुल बेतुकी बातें कर रहे हैं। लेखक हिस्ट्री के कुछ महान लोगों की, जीनियस लोगों की लिस्ट बनाते हैं और बताते हैं कि जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे, सर आइजैक न्यूटन थे, माइकल एंजेलो थे, विलियम शेक्सपियर थे। ऐसे कुछ लोगों का नाम हमारे मन में आएगा जब हम हिस्ट्री के जीनियस देखेंगे तो। लेकिन यदि इस लिस्ट में भी हम कोई टॉप 1 को लेना चाहें तो डेफिनेटली वो लियोनार्डो दा विंची होंगे। वो इतने कमाल के थे कि हिस्ट्री के टॉप 10 जीनियस में भी वो नंबर 1 पर आएंगे। ऑथर कहते हैं कि हम बचपन से रोल मॉडल चूज करते हैं। जैसे डक के बच्चे होते हैं, वो अपनी मम्मी को देखकर सीखते हैं और दुनिया में सरवाइव करते हैं। उसी प्रकार देखकर सीखने की जो नॉर्मल फेस है
वो ह्यूमंस में भी है। ह्यूमंस भी बहुत सारी चीजें बचपन से बड़े होने तक देखकर ही सीखते हैं। लेखक यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जब ह्यूमंस भी देखकर सीखते हैं और हमारे पास हिस्ट्री में लियोनार्डो दा विंची जैसे महान व्यक्ति हुए हैं, तो क्यों ना हम ऐसे व्यक्ति को देखकर सीखना शुरू करें। हम इनसे कुछ सीखें, हम इनको कॉपी करने की कोशिश करें। जॉर्जियो ने अपनी फेमस किताब द लाइफ ऑफ आर्टिस्ट में लिखा है कि कुछ व्यक्ति हेवन से धरती पर ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करने नहीं, बल्कि खुद डिविनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं। और क्यों ना हम ऐसे व्यक्तियों को अपना रोल मॉडल मानकर चलें। ऐसे मार्बल्स जीनियस के नेचर को अपनाकर यदि हम अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करें तो हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और उन्होंने यहाँ पर लियोनार्डो दा विंची के बारे में बात की है। लियोनार्डो दा विंची भी एक ऐसे जीनियस थे जिन्हें आप अपना रोल मॉडल चुनकर उनके रास्ते पर चल सकते हैं। तो अब हम इस बुक चर्चा में आगे जीनियस होने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे। हम लियोनार्डो दा विंची की लाइफ के 6 प्रिंसिपल्स को जानेंगे जिनके थ्रू उनकी लाइफ इतनी महान हो पाई, जिसके कारण अभी के मॉडर्न वर्ल्ड में भी उन्हें याद किया जा रहा है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि किस तरीके से कोई भी जीनियस व्यक्ति जाने अनजाने में इन 6 तरीकों को यूज करके अपनी लाइफ को बेहतरीन बना लेता है और यही कारण है कि वो जीनियस बन जाता है। उनकी लाइफ से इन 6 प्रिंसिपल को हम देखेंगे। लियोनार्डो दा विंची की लाइफ से इंस्पायर होकर, उनके हार्ड वर्क से इंस्पायर होकर हम जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को इस लेवल तक डेवलप किया कि वे इतने ग्रेट थिंकर बन पाए, इतने क्रिएटिव पर्सन बन पाए, किस तरीके से वो मल्टीटास्किंग बन पाए, साथ ही साथ कैसे वो एक ऐसा मल्टीटास्किंग पर्सन बन पाए जो हर एक चीज को बेहतरीन तरीके से कर रहा था। द रेनेसेंस पीरियड, देन एंड नाउ। रेनेसेंस पीरियड का मतलब है हिस्ट्री का ऐसा पीरियड जब लोगों ने खुलकर सोचना शुरू किया था, जब फिलोसफर्स का जन्म हुआ था, जब बेसिक साइंस और आर्ट शुरू हुए थे। ये तब का पीरियड है जब आसपास की चीजों पर लोगों ने क्वेश्चनिंग करना शुरू किया था। यहां से हमारी हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई का ओरिजिन हुआ था। रेनेसेंस पीरियड को हम कैरेक्टराइज करते हैं क्रिएटिविटी से, इसे हम कैरेक्टराइज करते हैं इनोवेशन से। काफी सारी चीजें उस समय डेवलप हुई थी और ये काफी इनोवेटिव साबित हुई हमारी पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के लिए, जैसे प्रिंटिंग प्रेस, मैग्नेटिक कंपास, पेंसिल्स, मैकेनिकल क्लॉक और भी बहुत सारी चीजें उस समय डेवलप हुई। और इन सब चीजों का इन्वेंशन और इनोवेशन अभी के मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी में भी यूज किया जा रहा है। इन चीजों के इन्वेंशन के कारण ह्यूमैनिटी में बड़े बड़े बदलाव शुरू होने लगे थे और इसी रिवॉल्यूशनरी पीरियड को हम रेनेसेंस पीरियड कहते हैं। एक ऐसा पीरियड जब ह्यूमैनिटी में बेसिक नॉलेज का ओरिजिन हुआ। ह्यूमंस ने बेसिक क्वेश्चन पूछना शुरू किया, साथ ही साथ उनका आंसर ढूंढना भी शुरू किया। लेखक कहते हैं कि यदि हम रेनेसेंस पीरियड की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात देखें तो वो ये थी कि लोग उस समय इंडिपेंडेंटली सोच पा रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि रेनेसेंस पीरियड वो था जिसने इंडिपेंडेंट थिंकिंग की शुरुआत की थी। और इसके पहले जो भी लोग बिलीव करते थे वो सोसाइटी की थ्योरीज पर बिलीव करते थे। लोग किसी भी चीज पर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछते थे, बस जो सोसाइटी ने कह दिया लोग उसे मान लेते थे और उस पर अमल करते हुए जिंदगी भर उसे ही सही मानकर लाइफ स्पेंड कर देते थे। लेकिन रेनेसेंस पीरियड एक ऐसा पीरियड था जहां से लोगों ने खुद सोचना शुरू किया, हर एक चीज पर क्वेश्चनिंग करना शुरू किया, जो अभी के समय भी लोग कर रहे हैं। लेखक तो ये भी कहते हैं कि यदि रेनेसेंस पीरियड नहीं होता तो इतना रिवॉल्यूशन ह्यूमन सोसाइटी में कभी हो ही नहीं पाता, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी की थ्योरी ही मानते रह जाते। तो क्वेश्चनिंग का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन रेनेसेंस पीरियड ही था। इंडिपेंडेंटली सोचना लोगों ने उसी समय शुरू किया था। इसी इंडिपेंडेंट थिंकिंग के ओरिजिन को हम रेनेसेंस पीरियड की तरह देखते हैं। ऑथर कंपेयर करते हैं उस रेनेसेंस पीरियड को और अभी के रेनेसेंस पीरियड को। वो कहते हैं कि जो हमारी कैपेबिलिटी है क्वेश्चन करने की, उस कैपेबिलिटी का खत्म होना इस समय सही नहीं है। असल में इस फास्ट वर्ल्ड में जहां पर इंफॉर्मेशन इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि लोगों के पास आज सेकंड में हर एक चीज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो कि पहले के समय में बहुत ही कठिनाइयों के बाद पता चलती थी। और सब कुछ इतना फास्ट चेंज हो रहा है, इस वर्ल्ड में क्रिएटिव और इंडिपेंडेंट थिंकिंग की सख्त जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्रिएटिव और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को ना छोड़ें। हम हमेशा
इंडिपेंडेंटली सोचते रहें। हमारी थिंकिंग हमेशा इंडिपेंडेंट हो ताकि हम हर एक विषय पर क्वेश्चनिंग कर सकें, साथ ही साथ उसका आंसर पता कर सकें, जिससे हम नई नई चीजों के बारे में जान पाएं। लेखक कहते हैं कि किसी भी जीनियस की ये पहली क्वालिटी है कि वो इंडिपेंडेंटली सोचता है। वो सोसाइटी के क्रिएट किए हुए फिक्शन के हिसाब से, रूढ़ियों के हिसाब से नहीं चलता। वो क्वेश्चन का आंसर पता करने की कोशिश करता है। फास्ट फॉरवर्डिंग वर्ल्ड में जहां पर टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, वहां पर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनिंग करें और ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंटली सोसाइटी से हटकर सोचें, क्योंकि वो व्यक्ति जो सोसाइटी से हटकर सोचता है, वही व्यक्ति सोसाइटी से हटकर कुछ नया करता है। असल में जो समय के आगे की सोचता है वो डेफिनेटली जीनियस होता है। ऑथर कहते हैं कि आप सीखने की एबिलिटी को जारी रखें और इसे खोएं नहीं। तो आइए जानते हैं लियोनार्डो दा विंची की कुछ मेजर अचीवमेंट्स लाइफ की, और उसके बाद हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो लियोनार्डो दा विंची ने अपनी लाइफ में फॉलो किए। और हर एक जीनियस व्यक्ति कहीं ना कहीं उन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, और हम भी उन्हीं प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम लियोनार्डो दा विंची जैसे जीनियस बन सकते हैं। तो उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट, या फिर कहें सबसे फेमस अचीवमेंट, मोनालिसा है, जो कि वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है। आपने कभी ना कभी इसके बारे में तो जरूर सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है कि मोनालिसा इस दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है। साथ ही साथ ये दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग भी है। इसकी कीमत $782 मिलियन थी और लास्ट बार ये 2016 में खरीदी गई थी। और दूसरी उनकी सबसे फेमस पेंटिंग है द लास्ट सफर, जो बहुत कीमती आर्ट वर्क है, और उनकी कॉपी में मल्टीपल डायग्राम्स बने हुए हैं जिनकी कीमत भी हजारों मिलियन डॉलर्स में है। मतलब उनकी कॉपी में बनाए गए डायग्राम्स भी कमाल के हैं। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली डिस्कवरी उनके स्केचेस में ही है, जो हमें उनकी नोटबुक में देखने को मिलते हैं, जो उन्होंने मिरर राइटिंग में लिखी हुई है। मिरर राइटिंग का मतलब जैसे हमें मिरर में दिखता है, मतलब यदि हम कुछ सीधा लिखते हैं तो वो मिरर में उल्टा दिखता है। उसी प्रकार लियोनार्डो दा विंची ने जो भी अपनी नोटबुक में लिखा है वो मिरर जैसा उल्टा है। और उनकी नोटबुक में बहुत ही कमाल के स्केच हैं, जैसे कि उन्होंने एक स्केच जो गर्भ में पल रहे बच्चे का है, और वो इतना अट्रैक्टिव है कि ऐसा लग रहा है मानो वो बच्चा कुछ बोल पड़ेगा। ह्यूमन एनाटॉमी में उन्होंने बहुत कमाल की डिस्कवरी की है। इसके लिए उन्होंने 30 लाशों को काटा और देखा कि इसमें क्या क्या है। इन्हें अपने काम के प्रति इतनी क्यूरियोसिटी थी कि उन्होंने 30 लाशों को काटा और पता लगाया कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट अटैक के बारे में भी वो पहले ही बता चुके थे। जब साइंस में इन सब चीजों की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उसके पहले ही वो ऐसी काफी चीजें बता चुके थे, और ये सब हमें उनकी नोटबुक में मिला। वो बहुत ही क्यूरियस पर्सन थे। उन्होंने 500 साल पहले ही मिलिट्री टैंक का डिजाइन बना दिया था, और वैसे डिजाइन के टैंक अभी हमें देखने को मिलते हैं। हेलीकॉप्टर के डिजाइन भी उन्होंने पहले ही बना दिया था, जिसकी खोज आज से लगभग 80-90 साल पहले ही हुई है। इसे लियोनार्डो दा विंची ने 500 साल पहले ही डिजाइन कर दिया था। इससे हमें यह देखने को मिलता है कि किस प्रकार से वो समय से इतना आगे थे। मशीन गन के डिजाइन भी उन्होंने पहले ही बना दिए थे। वो जितने बड़े पेंटर थे उतने ही बड़े इन्वेंटर भी थे, और उतने ही बड़े साइंटिस्ट भी थे। वो महान जीनियस व्यक्ति थे, और ऐसे व्यक्ति शायद ही हमें ह्यूमन सोसाइटी में कभी देखने को मिलेंगे। और यही कारण है कि हम अभी के समय में भी उन्हें याद करते हैं, और उन्हें याद करना बिल्कुल वर्थ इट है। तो आइए अब हम जानते हैं उनकी लाइफ के रूल, जिनके कारण वो एक महान जीनियस बन पाए, और अभी के समय में भी उन्हें याद किया जा रहा है, जिनके कारण वो एक ऐसे व्यक्ति बन पाए जो हर एक फील्ड में ग्रेट हुए। और उन्हीं प्रिंसिपल का यूज करके किस तरीके से हम भी जीनियस बन सकते हैं। उतना तो नहीं, पर काफी हद तक जीनियस बनने में ये प्रिंसिपल्स हमें मदद करेंगे। ये जो 6 प्रिंसिपल हैं, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची एक इटालियन थे, इसलिए ये 6 प्रिंसिपल भी इटैलिक में बताए गए हैं। ये 6 प्रिंसिपल कुछ इस तरीके से हैं। पहला है क्यूरियोसिटा, मतलब क्यूरियोसिटी, ज्यादा से ज्यादा जानने की चाहत। दूसरा है डिमोस्ट्राजियोने, मतलब एक्सपीरियंस से सीखना। तीसरा है सेंसाजियोने, मतलब अपने 5 सेंसेस का अच्छे से यूज करना। चौथा है स्वामातो, मतलब
किसी भी चीज को तुरंत जज ना करना, उसके बारे में ज्यादा सोचना। 5वां है आर्ते साइंसा, मतलब आर्ट और लॉजिक के बीच में बैलेंस बनाकर रखना। और आखिरी और 6वां है कॉर्पोरालिता, मतलब फिजिकल फिटनेस। ये 6 प्रिंसिपल को लेखक ने बुक में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है और लियोनार्डो दा विंची के सोचने के तरीके को बताया है। चलिए चलते हैं हमारे पहले प्रिंसिपल की ओर। विंची ने अपनी लाइफ में फॉलो किए और हर एक जीनियस व्यक्ति कहीं ना कहीं उन प्रिंसिपल को फॉलो करता है और हम भी उन्हीं प्रिंसिपल ने अपनी लाइफ में फॉलो किए और हर एक जीनियस व्यक्ति कहीं ना कहीं उन प्रिंसिपल को फॉलो करता है और हम भी उन्हीं प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम लियोनार्डो दा विंची जैसे जीनियस बन सकते हैं। तो उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट या फिर कहें सबसे फेमस अचीवमेंट मोनालिसा है, जो कि वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है। आपने कभी ना कभी इसके बारे में तो जरूर सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है कि मोनालिसा इस दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है। साथ ही साथ ये दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग भी है। इसकी कीमत $782 मिलियन थी और लास्ट बार ये 2016 में खरीदी गई थी। और दूसरी उनकी सबसे फेमस पेंटिंग है द लास्ट सफर, जो बहुत कीमती आर्ट वर्क है और उनकी कॉपी में मल्टीपल डायग्राम्स बने हुए हैं जिनकी कीमत भी हजारों मिलियन डॉलर्स में है। मतलब उनकी कॉपी में बनाए गए डायग्राम्स भी कमाल के हैं। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली डिस्कवरी उनके स्केचेस में ही है, जो हमें उनकी नोटबुक में देखने को मिलते हैं, जो उन्होंने मिरर राइटिंग में लिखी हुई है। मिरर राइटिंग का मतलब जैसे हमें मिरर में दिखता है, मतलब यदि हम कुछ सीधा लिखते हैं तो वो मिरर में उल्टा दिखता है। उसी प्रकार लियोनार्डो दा विंची ने जो भी अपनी नोटबुक में लिखा है वो मिरर जैसा उल्टा है। और उनकी नोटबुक में बहुत ही कमाल के स्केच हैं, जैसे कि उन्होंने एक स्केच जो गर्भ में पल रहे बच्चे का है और वो इतना अट्रैक्टिव है कि ऐसा लग रहा है मानो वो बच्चा कुछ बोल पड़ेगा। ह्यूमन एनाटॉमी में उन्होंने बहुत कमाल की डिस्कवरी की है। इसके लिए उन्होंने 30 लाशों को काटा और देखा कि इसमें क्या क्या है। इन्हें अपने काम के प्रति इतनी क्यूरियोसिटी थी कि उन्होंने 30 लाशों को काटा और पता लगाया कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट अटैक के बारे में भी वो पहले ही बता चुके थे। जब साइंस में इन सब चीजों की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उसके पहले ही वो ऐसी काफी चीजें बता चुके थे और ये सब हमें उनकी नोटबुक में मिला। वो बहुत ही क्यूरियस पर्सन थे। उन्होंने 500 साल पहले ही मिलिट्री टैंक का डिजाइन बना दिया था और वैसे डिजाइन के टैंक अभी हमें देखने को मिलते हैं। हेलीकॉप्टर के डिजाइन भी उन्होंने पहले ही बना दिया था, जिसकी खोज आज से लगभग 80-90 साल पहले ही हुई है। इसे लियोनार्डो दा विंची ने 500 साल पहले ही डिजाइन कर दिया था। इससे हमें यह देखने को मिलता है कि किस प्रकार से वो समय से इतना आगे थे। मशीन गन के डिजाइन भी उन्होंने पहले ही बना दिए थे। वो जितने बड़े पेंटर थे उतने ही बड़े इन्वेंटर भी थे और उतने ही बड़े साइंटिस्ट भी थे। वो महान जीनियस व्यक्ति थे और ऐसे व्यक्ति शायद ही हमें ह्यूमन सोसाइटी में कभी देखने को मिलेंगे। और यही कारण है कि हम अभी के समय में भी उन्हें याद करते हैं और उन्हें याद करना बिल्कुल वर्थ इट है। तो आइए अब हम जानते हैं उनकी लाइफ के रूल जिनके कारण वो एक महान जीनियस बन पाए और अभी के समय में भी उन्हें याद किया जा रहा है, जिनके कारण वो एक ऐसे व्यक्ति बन पाए जो हर एक फील्ड में ग्रेट हुए। और उन्हीं प्रिंसिपल का यूज करके किस तरीके से हम भी जीनियस बन सकते हैं। उतना तो नहीं, पर काफी हद तक जीनियस बनने में ये प्रिंसिपल्स हमें मदद करेंगे। ये जो 6 प्रिंसिपल हैं, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची एक इटालियन थे, इसलिए ये 6 प्रिंसिपल भी इटैलिक में बताए गए हैं। ये 6 प्रिंसिपल कुछ इस तरीके से हैं। पहला है क्यूरियोसिता, मतलब क्यूरियोसिटी, ज्यादा से ज्यादा जानने की चाहत। दूसरा है डिमोस्ट्राजियोने, मतलब एक्सपीरियंस से सीखना। तीसरा है सेंसाजियोने, मतलब अपने 5 सेंसेस का अच्छे से यूज करना। चौथा है स्वामातो, मतलब किसी भी चीज को तुरंत जज ना करना, उसके बारे में ज्यादा सोचना। 5वां है आर्ते साइंसा, मतलब आर्ट और लॉजिक के बीच में बैलेंस बनाकर रखना। और आखिरी और 6वां है कॉर्पोरालिता, मतलब फिजिकल फिटनेस। ये 6 प्रिंसिपल को लेखक ने बुक में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है और लियोनार्डो दा विंची के सोचने के तरीके को बताया है। चलिए चलते हैं हमारे पहले प्रिंसिपल की ओर। आंसर साइंस या फिर किसी इंडिविजुअल व्यक्ति ने नहीं खोजा है। आप ऐसे ग्रेट क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं, साथ ही साथ आप इनका आंसर पता लगा सकते हैं। और यदि आप ऐसा कर पाते हैं
तो आप एक जीनियस बन जाएंगे। लोगों को लगता है कि साइंस ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि अभी के समय में कोई क्वेश्चन नहीं रह गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ह्यूमन सोसाइटी जितनी ज्यादा आगे जाती जाएगी, टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी, क्वेश्चनिंग लेवल भी उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। यदि आप कहते हैं कि अब सारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, तो आप बिल्कुल बेतुकी बातें कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि इस मिस्टीरियस वर्ल्ड में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। हर रोज हजारों क्वेश्चन का जन्म होता है और आप ग्रेट क्वेश्चन के आंसर को फाइंड कर सकते हैं। लियोनार्डो दा विंची एक सिंपल सी बात कहते हैं कि आप 100 of 100 क्वेश्चन करो। आप लगातार हजारों क्वेश्चन से अपने आप को बंद करते रहो, अपने आप को मारते रहो उन क्वेश्चन से, तो डेफिनेटली एक दिन आप उनके आंसर्स को ढूंढ पाएंगे और आप एक सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। सुपर ह्यूमन का मतलब जीनियस ही है। वो पर्सन जो सोसाइटी से कुछ हटकर करता है, लोग उसे सुपर ह्यूमन समझने लगते हैं, उसे जीनियस समझने लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति बचपन से ही जीनियस या फिर सुपर ह्यूमन था। एक्चुअली में उसने अपने आप को इतनी क्वेश्चंस से बांधा कि उनके आंसर्स को ढूंढते ढूंढते वो व्यक्ति जीनियस बन गया। लियोनार्डो दा विंची ने अपनी फिजिक्स की नोटबुक के पहले पेज में लिखा था, ये एक बिना ऑर्डर का कलेक्शन है, बहुत सारे पेपर और बहुत सारी कॉपी से बनाया गया है। मैं होप करता हूं कि आप इसे अरेंज कर लेंगे और ट्रीट करेंगे इसके सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे इन्हें ट्रीट किया जाना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारी चीजें रिपीट कर दी हैं। उसके लिए रीडर्स और लिसनर्स आप मुझे ब्लेम मत कीजिए, आई एम सॉरी। ऐसा कुछ लियोनार्डो दा विंची ने अपनी फिजिक्स की नोटबुक के फ्रंट पेज में लिखा था। इससे पता चलता है कि वो कितना ज्यादा अपने ख्यालों में खोए रहते थे। उनको चीजों को पब्लिश करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि मैं ये चीजें पब्लिश करूं और फेमस हो जाऊं। उन्हें फेमस होने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो क्यूरियस थे चीजों को लेकर और उन्हें ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में पता लगाना था, जिनके बारे में वो अपने आप को क्वेश्चन कर रहे थे। और उन्होंने खुद के लिए इतनी सारी नॉलेज इकट्ठा कर ली कि वो पूरी दुनिया के लिए भी कम पड़ती है। यदि आप क्यूरियोसिटी से कुछ लर्निंग लेना चाहते हैं, तो वो ये होगी कि आप एक नोटबुक या फिर एक जनरल कोई कॉपी कैरी करें, जिसमें आप स्ट्रीम ऑफ आइडियाज को राइट करें, मतलब लिखें। मतलब जो आप सोचते हैं, जो आप क्वेश्चनिंग करते हैं, जो आप थ्योरी ड्राइव करने का ट्राई करते हैं। साथ ही साथ आप नई नई लैंग्वेज को सीखिए, नई नई हॉबीज बनाइए। आप अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए। आप अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, खासकर जो चीजें नेचर में हो रही हैं, क्योंकि नेचर जो आपको सिखा सकती है वो कोई और नहीं सिखा सकता। और फिर उसके ऊपर सवाल करना शुरू कीजिए। आप इनके ऊपर महान क्वेश्चन पूछें और उनके आंसर ढूंढने की कोशिश करें। यही कुछ चीजें हैं जो आपको जीनियस बना सकती हैं। विंची हमेशा अलग अलग चीजों के बारे में क्यूरियस रहे, जैसे कि मैं जिंदा क्यों हूँ, ये पक्षी उड़ कैसे सकता है, छोटा सा बीज पेड़ कैसे बन गया, हवा दिखती क्यों नहीं है। ऐसी चीजों के बारे में भी हमेशा क्यूरियस रहे। लियोनार्डो दा विंची बताते हैं कि वो हमेशा आसपास से चिड़ियों को खरीदा करते थे और उन्हें उड़ा दिया करते थे और फिर देखते थे कि वो चिड़िया कैसे उड़ रही है, आसमान में उड़ने वाली चिड़िया कैसे हमेशा उड़ती रहती है। वो बचपन से ही बहुत ज्यादा क्यूरियस थे और यही क्यूरियोसिटी के चलते उन्होंने अपनी नोटबुक में ये बताया था कि किस तरीके से एक चिड़िया उड़ सकती है। और इसी तरीके से उन्होंने लिफ्टिंग के प्रिंसिपल को बताया था। साथ ही साथ इसी का इस्तेमाल करके उन्होंने हेलीकॉप्टर का स्केच भी बनाया था। और वो ये सब चीजें इसलिए कर पाए क्योंकि वो चीजों को लेकर बहुत क्यूरियस थे। लेखक कहते हैं कि यदि आपको जीनियस बनना है तो आपको क्यूरियस बनना पड़ेगा। यदि आपके अंदर किसी चीज को जानने की चाहत है, किसी चीज के बारे में जानने की ललक है, तो डेफिनेटली आप इस सोसाइटी से हटकर हैं, आगे चलकर जीनियस बनने वाले हैं। जीनियस बनने की पहली स्टेज क्यूरियोसिटी से ही शुरू होती है, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची बचपन से ही क्यूरियस थे, इसलिए वो आगे चलकर इतने महान बन पाए। कहते हैं कि यदि आप एक पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ लेते हैं और उस पर बैठ जाते हैं, तो डेफिनेटली आप एक गलत पॉइंट ऑफ व्यू को चुन सकते हैं। लेकिन जब आप हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं और फिर एक नया पॉइंट ऑफ व्यू ड्रॉ करते हैं, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू आपको सही दिशा में लेके जाता है। लेखक के अनुसार लियोनार्डो दा विंची ने हमेशा अपने बिलीव्स को जज किया है, हमेशा उन्हें एग्जामिन किया है। यदि आपको लाइफ में जीनियस बनना है तो आपको अपने बिलीफ के ऊपर काम करना होगा। आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़कर नहीं चलना है,
कि सोसाइटी ने जो कह दिया उसे आपने मान लिया। ज्यादातर लोग जीवन में सफल इसलिए नहीं हो पाते, जीनियस इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो सोसाइटी के थोपे गए बिलीफ को मान लेते हैं और उनमें चलने लग जाते हैं, या फिर वो किसी थर्ड पर्सन के बताए गए बिलीफ को मान लेते हैं और उनके कहने में चलने लगते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने खुद के बिलीफ तैयार करने होंगे, साथ ही साथ लोगों के बिलीफ भी लेने होंगे। जब आप खुद के पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, साथ ही साथ लोगों के भी पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे और साथ ही साथ किताबों के पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा और वही पॉइंट ऑफ व्यू एक ग्रेट बिलीफ बनकर आपके सामने आएगा, जो डेफिनेटली आपको जीनियस बना देगा। यदि आपको लाइफ में जीनियस बनना है तो आज से ही एक नोटबुक बनाएं और उसमें अपनी डेली लाइफ के थॉट और बिलीफ को लिखना शुरू कर दें। जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसे लिखिए और उसे सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। साथ ही साथ लोगों के नजरिए से और महान किताबों के नजरिए से भी देखिए, और ऐसा करने से कुछ समय बाद आपके पास एक नया नजरिया होगा और आपके सोचने की एबिलिटी काफी इंक्रीज हो चुकी होगी और आप जीनियस जैसा सोच रहे होंगे, जैसा लियोनार्डो दा विंची सोचा करते थे। लेखक बताते हैं कि लियोनार्डो दा विंची हमेशा अपनी मिस्टेक से सीखा करते थे। उन्हें कभी भी गलती करने से डर नहीं लगा। वो कहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा गलती करनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप गलतियां करेंगे उतनी जल्दी आप उसे सुधार पाएंगे और उतनी जल्दी ही आप जीनियस बन पाएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज में एक बार में सफल नहीं होता, वो चीज डेफिनेटली फेल होती है और वही फेल होना उसकी गलती होती है और गलती को सुधार कर ही वो व्यक्ति एक कमाल का प्रोडक्ट बना पाता है। डेफिनेटली यदि आपको जीवन में सफलता को प्राप्त करना है तो आपको गलतियां करनी ही होंगी। लेखक तो ये भी कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी गलतियां करने की ट्राई कीजिए और उससे सीखने का ट्राई कीजिए। साथ ही साथ आप दूसरों की गलती से सीखने का भी ट्राई कीजिए। लियोनार्डो दा विंची ने बहुत सारी गलतियां की और उनसे उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी, जबकि उस समय बहुत कम लोग थे जो महान हुआ करते थे। लेकिन अभी के समय में बहुत लोगों ने हर फील्ड में बहुत डेवलपमेंट कर ली है। अब आप लोगों की गलतियों से सीख सकते हैं। आप जब उस चीज को कर रहे होंगे तो आप भी कुछ गलती करेंगे ही करेंगे और उन गलतियों से सीखकर आप एक जीनियस बन जाएंगे। तो डेफिनेटली आप मिस्टेक्स करने से कभी डरिए मत। जरूरी यह है कि आप एक गलती को बार बार दोहराए नहीं। यदि आप एक गलती करते हैं तो उससे सीखें और आगे की चीजें करें, फिर चाहे आप 100 गलतियां ही क्यों ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप गलतियों से सीख रहे हैं तो आप एक जीनियस बनने की ओर हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, मेक अ मिलियन मिस्टेक्स बट स्टॉप वेस्टिंग योर एनर्जी टू डू सेम मिस्टेक्स। मतलब आप हजारों गलती करें पर आप अपना समय एक गलती को बार बार रिपीट करने में ना लगाएं, बल्कि उस गलती से सीखें और फिर आगे चीजों को करने का ट्राई करें। आगे जो भी आपकी गलतियां होंगी वो आपको और कुछ सिखा रही होंगी, और जब आप मल्टीपल टाइम्स गलतियां करते जाएंगे तो डेफिनेटली ये गलतियां आपको जीनियस बना देंगी। इसी तरीके से आप अपनी मिस्टेक से सीख सकते हैं और साथ ही साथ आप एक कमाल के एजम्पशन ड्रॉ कर सकते हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने सेंस का यूज करके एक जीनियस बन सकते हैं। स्फुमातो। स्फुमातो मतलब किसी भी चीज को तुरंत जज ना करना, उसके बारे में ज्यादा सोचना। स्फुमातो वर्ड का मतलब है आसमान में धुंधला होना। लियोनार्डो दा विंची कहते हैं कि धुंधलेपन को एक्सेप्ट कीजिए। धुंधलेपन का मतलब बहुत सारी चीजों के बीच में फंस जाना है, और लियोनार्डो दा विंची कहते हैं कि आप उस धुंधलेपन को एक्सेप्ट कीजिए। मतलब आप जिस क्वेश्चन में फंस गए हो उसे एक्सेप्ट करो। वो कहना चाहते हैं कि दुविधा, असमंजस, इन सबको एक्सेप्ट करो, इन सब से भागो मत, इनसे डरो मत। धुएं की तरह होने से लेखक का आशय है कि आप में क्लैरिटी ना होना। लेखक कहते हैं कि किसी भी चीज के प्रति आप क्लियर रहें। यदि आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है तो आप कभी जीनियस नहीं बन सकते। लियोनार्डो दा विंची ने हमेशा अपनी अनक्लैरिटी को एक्सेप्ट किया है और इस तरीके से वो चीजों के प्रति अपनी क्लैरिटी बढ़ाते गए, और ऐसी चीजों को उन्होंने अपनी पेंटिंग में भी एक्सप्लेन किया है। जैसे उनकी जो सबसे फेमस पेंटिंग है मोनालिसा, उस पेंटिंग में मोनालिसा की स्माइल के पीछे क्या राज है, ये आज तक किसी को पता नहीं चला कि उसकी स्माइल के पीछे असल में कौन सी भावना, कौन से इमोशन है, और ये सीक्रेट
आज तक कोई भी जीनियस पता नहीं लगा पाया, और यही लियोनार्डो दा विंची का गोल भी था। वो चाहते थे कि उनकी पेंटिंग के पीछे का सीक्रेट कोई पता ही ना कर पाए, उसके इमोशन को कोई जान ही ना पाए जो उन्होंने उस पेंटिंग में ड्रॉ किए थे। मोनालिसा पेंटिंग कुछ ऐसी है कि लोग उसे खुद के इमोशन के जैसे ही देख पाते हैं, और यही लियोनार्डो दा विंची का एम था। सिर्फ मोनालिसा ही नहीं, उनकी हर एक पेंटिंग में कुछ इमोशन छुपे होते हैं, और उनको आज तक कोई भी जीनियस व्यक्ति या नॉर्मल व्यक्ति नहीं समझ पाया। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने उस पेंटिंग में इतनी क्लैरिटी दी है कि आपको ये लगेगा कि ये आपके इमोशन है, और इसके लिए उन्होंने चीजों को बहुत समझा है, बहुत ज्यादा क्लैरिफाई किया है। और इसी क्लैरिटी के चलते लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग कितनी डीप है। लेखक हमें बताते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन हमेशा अपने बिलीव्स को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर, अपनी थ्योरी को लेकर, अपने गोल्स को लेकर क्लैरिफाई नहीं होता, और यही कारण है कि वो जीवन में सफल नहीं हो पाता। जबकि जीनियस व्यक्ति अपने टारगेट को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर क्लैरिटी रखता है, और वो और जीनियस बनता चला जाता है। यदि आपको अपने गोल्स के प्रति क्लैरिटी नहीं है तो आप अपना गोल कैसे अचीव करेंगे? एक बिना क्लैरिटी का पर्सन एक बिना इंजन की ट्रेन की तरह है। एक ऐसी ट्रेन जो डब्बों के सहारे चलना चाहती है, उसका इंजन उससे जुड़ा नहीं है। क्लैरिटी भी कुछ इसी तरीके से है। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको अपने गोल्स के प्रति क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर भले ही आपके गोल्स चेंज हो रहे होंगे, पर आपको हर एक समय अपने गोल्स पर क्लैरिफाई रहना है। लेखक हमें कहते हैं कि आप पैराडॉक्स को एक्सेप्ट करो, पैराडॉक्स से भागो मत। किसी भी चीज के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को देखने की कोशिश करो। किसी भी चीज में एक पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर स्टिक मत हो जाओ। अलग अलग पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, अपने आप को बांधो मत। लेखक हमेशा जीनियस का उदाहरण देकर बताते हैं। वो कहते हैं कि जितने भी महान नाम हुए हैं, वो कभी भी किसी भी चीज को लेकर स्टिक नहीं रहे। वो हमेशा अलग अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को ऑब्जर्व करते रहते हैं। लियोनार्डो दा विंची मानते थे कि हम जितना ज्यादा अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लोर करेंगे, हम जितना ज्यादा अलग अलग लोगों की बातों को सुनना शुरू करेंगे, उतनी ही ज्यादा नॉलेज मिलेगी, उतनी ही ज्यादा हमें चीजों के बारे में पता चलेगा। तो यही कारण है जिसके कारण कोई भी जीनियस पर्सन एक समय पर धुंधलेपन को एक्सेप्ट कर लेता है। क्योंकि यदि आपको एक ग्रेट थ्योरी बनानी है तो आपको बहुत सारे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को जानना होगा, और फिर एक अपनी थ्योरी बनानी होगी। एक जीनियस व्यक्ति की पहचान होती है कि वो किसी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर नहीं बैठता, मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू देखता है और उसके बाद अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करता है। यही रीजन है कि वो जीनियस होता है। जबकि एक स्टूपिड व्यक्ति की पहचान होती है कि वो हमेशा किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में स्टक हो जाता है। यदि आप किसी पॉइंट ऑफ व्यू में स्टक हैं तो डेफिनेटली आप एक गलत पाथ पर है। आपको हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू लेने चाहिए और उसके बाद ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करना चाहिए। आपको अपने थॉट्स में, अपने बिलीव्स में लगातार क्वेश्चनिंग करनी चाहिए और उन्हें हाईएस्ट लेवल ऑफ डीपनेस में ले जाना चाहिए। आप अपने बिलीव्स में इतने डीप जाने चाहिए कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू उनके प्रति बिल्कुल सही हो जाए। ऐसा करने में डेफिनेटली आपके बिलीव्स एक जीनियस की तरह होंगे और यही सभी जीनियस करते हैं। आप मोनालिसा पेंटिंग को देखें और जानने की कोशिश करें कि किस प्रकार से लियोनार्डो दा विंची ने इस ग्रेट पेंटिंग को बनाया है। अभी तो इंटरनेट काफी आगे जा चुका है, तो आपको उस पेंटिंग को खरीदने की जरूरत नहीं है और शायद अभी आप उसे खरीद भी ना पाएं क्योंकि उसकी कीमत अरबों में है। तो डेफिनेटली आप अभी उसे इंटरनेट से निकाल सकते हैं। इंटरनेट में आप अपनी रिसर्च करना शुरू कीजिए और मोनालिसा पेंटिंग को खोजिए। जब आप उसे खोज लेंगे तो डेफिनेटली आप उसमें देखेंगे किस तरीके से लियोनार्डो दा विंची ने अपने थिंकिंग का इस्तेमाल करके इस महान पेंटिंग को बनाया है, जो अलग अलग इमोशंस को शो कर रही है लोगों के सामने। तो इसमें हमें यह सीखने को मिलता है कि किस तरीके से लियोनार्डो दा विंची ने अपनी हर एक पेंटिंग में अपने धुंधलेपन को एक्सेप्ट किया है और यही रीजन है कि उनकी पेंटिंग आज वर्ल्ड की सबसे फेमस पेंटिंग्स में से एक है। यदि आपको लाइफ में जीनियस बनना है तो आपको भी अपने धुंधलेपन को एक्सेप्ट करना होगा। आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को समझना होगा। आपको किसी भी व्यक्ति को एक बार में जज नहीं करना है। आप अपने आप को एक्सप्लोरिंग रहने दें, रोके नहीं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने आर्ट और साइंस में बैलेंस बनाकर एक जीनियस बन सकते हैं। आर्ते साइंसा
द डिपेंडेंसी ऑफ द बैलेंस बिटवीन साइंस एंड लॉजिकल इमेजिनेशन। आर्ते साइंसा का मतलब है आर्ट और लॉजिक के बीच में बैलेंस बनाकर रखना। ये लियोनार्डो दा विंची की लाइफ का बहुत अहम प्रिंसिपल है, जो हमें बताता है कि किस तरीके से हम आर्ट और साइंस के बीच में, आर्ट और लॉजिकल इमेजिनेशन के बीच में एक बैलेंस बनाकर रख सकते हैं और अपने आप को जीनियस बना सकते हैं। असल में लियोनार्डो दा विंची हमेशा अपने आसपास के लोगों को इंसिस्ट करते थे कि वो साइंस के पीछे की आर्ट को जाने और आर्ट के पीछे की साइंस को जाने। और इसका एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिलता है किस तरीके से लियोनार्डो दा विंची ने अपनी हर पेंटिंग में लॉजिकल इमेजिनेशन और मैथमेटिक्स का यूज करके कमाल का इमोशन दिया है। और वो इसलिए कर पाए क्योंकि वो आर्ट को साइंस के साथ बैलेंस कर चुके थे। वो अपनी लाइफ में हमेशा साइंस और आर्ट को बैलेंस बनाकर चलते थे। आर्ते साइंसा का यही मतलब भी है कि किस तरीके से आप साइंस और आर्ट के बीच में बैलेंस बनाते हैं, और इन दोनों के बीच में जब आप बैलेंस बना लेते हैं तो आप एक नेक्स्ट लेवल का प्रोडक्ट जनरेट करते हैं जो टाइम से काफी आगे रहता है, जैसे लियोनार्डो दा विंची ने किया था। लियोनार्डो दा विंची की बहुत सारी स्केचेस टाइम से बहुत पहले बन चुकी थी। जैसे कि हेलीकॉप्टर का स्केच उन्होंने कुछ ऐसा बनाया था कि वो आसमान में उड़ सकता है। पहले लोगों को ये मजाक लगता था, लेकिन 400 साल बाद ऐसा मुमकिन हो गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहते हैं, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। और ये चीज लियोनार्डो दा विंची में कूट कूट कर भरी हुई थी। उनकी नॉलेज जितनी ज्यादा पावरफुल थी, उससे कई गुना ज्यादा उनकी इमेजिनेशन थी। उन्होंने दुनिया को 500 साल पहले तक देख लिया था, और ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया था क्योंकि वो अपने आर्ट को साइंस के साथ बैलेंस करके रखते थे। उनमें हर एक चीज की प्रति क्यूरियोसिटी थी, और कहीं ना कहीं ये चीज उन्हें जीनियस बनाती है। अभी के समय में साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो एनालिटिक्स लॉजिकल थिंकिंग के लिए यूज होता है, और जो हमारा राइट ब्रेन है वो क्रिएटिव थिंकिंग के लिए यूज होता है। अब लियोनार्डो दा विंची एक लेफ्ट हैंडेड थे, मतलब वो कोई भी चीज लेफ्ट हैंड से ही लिखा करते थे। इस प्रकार से उनका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता, क्योंकि आप जिस हैंड से राइटिंग करते हैं जस्ट उसका ऑपोजिट ब्रेन आप ज्यादा यूज करते हैं। और इस साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से लियोनार्डो दा विंची का राइट ब्रेन ज्यादा यूज होता था, क्योंकि वो एक लेफ्ट हैंडेड थे। इसलिए वो ज्यादा क्रिएटिव भी सोचा करते थे, लेकिन वो एक आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उन्होंने अपने लेफ्ट ब्रेन को भी उतना ही यूज किया जितना राइट ब्रेन को किया। यदि वो अपने राइट ब्रेन को बस ज्यादा यूज करते तो डेफिनेटली वो एक आर्टिस्ट ही होते, लेकिन वो मल्टीपल चीजें मल्टीपल वेज में करते थे। साथ ही साथ वो हर एक चीज में जीनियस भी थे। इसका मतलब यही था कि वो अपने दोनों माइंड्स का यूज बराबर करते थे। आर्ट एंड साइंस को बैलेंस करने का मतलब यही है कि आप किस तरीके से अपने ब्रेन का पूरा यूज करते हैं। मतलब जितना आप ब्रेन का यूज क्रिएटिविटी को दिखाने में कर रहे हैं, उतना ही यूज आप लॉजिकल थिंकिंग में भी कर रहे हैं। जितना यूज आप इमेजिनेशन में कर रहे हैं, उतनी ही नॉलेज आपके पास है। जब तक किसी आर्ट में, जैसे कि कोई पेंटिंग जो लियोनार्डो दा विंची बनाया करते थे, या फिर कोई एक्सपेरिमेंट में जो साइंटिस्ट करते हैं, अगर इन दोनों चीजों में ब्रेन का 100% यूज ना हो तो ये चीज अपनी पिक लेवल में बन ही नहीं सकती। मतलब ये चीज बेस्ट कभी नहीं बन सकती। यही कारण था कि लियोनार्डो दा विंची, चाहे कोई आर्ट हो या फिर कोई डिस्कवरी हो, वो इन सारी चीजों में आर्ट और साइंस दोनों का बराबर में बैलेंस बना कर रखते थे, और उनकी हर एक डिस्कवरी और हर एक पेंटिंग बेस्ट ही होती थी, और अभी भी है। वो ब्रेन के दोनों हिस्सों का ठीक से उपयोग किया करते थे। वो कहते थे कि आर्ट और साइंस दोनों को अलग अलग रखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये दोनों चीज साथ में रखने वाली हैं। इन्हीं दोनों से मिलकर सारी चीजें बनती हैं। जितने भी जीनियस हुए हैं, उन्होंने आर्ट और साइंस को बैलेंस किया है। मेक अ माइंड मैपिंग मैप। लियोनार्डो दा विंची कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना माइंड मैप बनाएं और आप खुद से ये पूछें कि आप किस प्रकार से अपने आप को देखते हैं, कि आप अपने आप को जज करें। आप देखें कि आपके प्लान क्या हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आपकी लाइफ का गोल क्या है, आपकी मेमोरी कैसी है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग कैसी है, आपकी क्रिएटिविटी कैसी है। आप खुद का एक माइंड मैप बनाएं। आप अपने आप से पूछें कि आप क्या करना चाहते हैं, आप किस टाइप के व्यक्ति हैं, एक इनोवेटिव या फिर एक आर्टिस्टिक। आज के यूथ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उन्हें पता ही नहीं कि वो किस टाइप के व्यक्ति हैं। जब वो अपने बारे में ही कुछ नहीं जानते तो लोगों के बारे में कैसे जान पाएंगे।
वो चीजों के बारे में कैसे जान पाएंगे, वो एक गजब की चीज क्या ही डेवलप कर पाएंगे जब वो ये नहीं जानते कि वो कैसे हैं। आज लोग खुद से ही झूठ बोलते हैं, लोगों को खुद का टैलेंट ही नहीं पता, और यही कारण है कि आज एक बच्चा जो क्लास में टॉप कर रहा होता है वो भी आगे चलकर किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ नौकरी करता है जो उसकी क्लास का सबसे गधा बच्चा था। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उस टॉप करने वाले बच्चे ने कभी अपने आप को जाना ही नहीं कि आखिर उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, वो किस चीज में टॉप कर रहा है और किस तरीके से वो इस चीज में और आगे जाकर एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। जबकि एक बच्चा जो उस क्लास में गधा था वो आगे चलकर समझ गया कि आखिर उसका टैलेंट किस चीज में है, और यही कारण था कि आज वो अपनी क्लास के टॉप करने वाले बच्चे को नौकरी पर रख रहा है। तो आप अपने आप से क्वेश्चनिंग करें कि आप कौन हैं, आपका क्या टैलेंट है। यदि आप अपने टैलेंट को नहीं जान पाएंगे तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। हर एक जीनियस व्यक्ति, चाहे वो लियोनार्डो दा विंची हो या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन हो या फिर आज के अरबपति जो अभी के समय में अरबों रुपए कमा रहे हैं, हर एक व्यक्ति ने अपने आप को जाना है। वो जानते थे कि उन्हें क्या आता है, उनका इंटरेस्ट किस चीज में है। वो जानते थे कि वो एक इनोवेटिव व्यक्ति हैं या फिर एक आर्टिस्टिक व्यक्ति हैं। वो जानते थे कि उनका टैलेंट किस चीज में है। यही कारण था कि आज के समय में उन्हें लोग जान रहे हैं। दुनिया को बने करोड़ों साल हो चुके हैं, अरबों लोगों ने जन्म लिया है और करोड़ों लोग मर चुके हैं, लेकिन हम अभी के समय में कुछ महान व्यक्तियों को बस जानते हैं। इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो व्यक्ति अपने अंदर के टैलेंट को जान गए थे। वो अपने आप को जान चुके थे बहुत ही अच्छे तरीके से कि आखिर वो कौन है और उनका पर्पस क्या है, उनका टैलेंट किस चीज में है और उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने आर्ट और साइंस को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर लिया था, और यही कारण है कि वो अपने ब्रेन का पूरा उपयोग कर पा रहे थे। वो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को मेंटेन करके बराबर उपयोग कर रहे थे, और अभी के समय में उन्हें लोग जान रहे हैं। यदि आपको एक ऐसा व्यक्ति बनना है जिसे लोग जाने, तो आपको अपने आप को जानना होगा। जो व्यक्ति कभी अपने आप को नहीं जान पाता, उसे लोग क्या ही जान पाएंगे। हर एक जीनियस व्यक्ति अपने अंदर की सच्चाई जानता है, अपने आप को जानता है, अपने पर्पस को जानता है, अपने टैलेंट को जानता है, और वो जीनियस बनता चला जाता है। आप माइंड मैपिंग के जरिए ये अपने आप को बताएं, आप सोचें और ज्यादा से ज्यादा इस चीज पर विचार करें कि आखिर आपका क्या पर्पस है इस दुनिया में आने का, और किस तरीके से आप इस वर्ल्ड के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे लोग आपको याद रखें। लियोनार्डो दा विंची ने अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति बताया था जो आर्ट और साइंस दोनों ही जगह एक परफेक्ट रोल प्ले कर सकता है, और वो ये भी कहते थे कि हर एक व्यक्ति कर सकता है, बस आपको अपनी माइंड मैपिंग का यूज करना होगा और अपने आप को मैप करना होगा कि किस तरीके से आप लोगों की नीड को जानकर उसे फुलफिल कर सकते हैं, किस तरीके से आप एक ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे लोग आपको याद रखें, किस तरीके से आप अपने दोनों लेफ्ट और राइट ब्रेन का एक सही यूज कर सकते हैं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि फिजिकल फिटनेस कितना बड़ा रोल प्ले करती है किसी व्यक्ति को जीनियस बनाने के लिए। कॉर्पोरालिता। कॉर्पोरालिता मतलब फिजिकल फिटनेस। लियोनार्डो दा विंची की डायरी में हमें सिर्फ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और ग्रेट स्केचेस बस देखने को नहीं मिलते, हमें उनकी डायरी में फिजिकल फिटनेस के बारे में भी देखने को मिलता है। मैं समझ सकता हूं कि आप इस बात को सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, एक साइंटिस्ट और एक आर्टिस्ट फिजिकल फिट कैसे हो सकता है। हाँ, ये ख्याल मेरे मन में भी आया, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि लियोनार्डो दा विंची जितने ग्रेट साइंटिस्ट थे, जितने ग्रेट आर्टिस्ट थे, उतने ही ग्रेट उनकी फिजिकल फिटनेस भी थी। वो काफी सारे गेम्स के एक्सपर्ट थे और घुड़सवारी उनमें से एक है, और यही कारण था कि वो फिजिकल फिट थे। लियोनार्डो दा विंची बहुत ही ग्रेसफुल, फिजिकल फिट और हैंडसम थे, साथ ही साथ काफी स्ट्रांग भी थे। वो मानते थे कि आपका दिमाग आपकी बॉडी से कनेक्टेड है, और यही कारण था कि वो अपनी बॉडी को बहुत ही ज्यादा सेफ रखते थे ताकि उनका दिमाग अच्छे से काम कर सके। वो अपने खाने को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस थे, और ये हमें उनकी नोटबुक में भी देखने को मिलता है। वो कहते थे कि जब भूख लगे तभी खाना खाओ, खाने को देर तक चबा चबा कर खाओ। वो एक वेजिटेरियन भी थे और फिजिकली काफी एक्टिव थे। लेखक हमें बताते हैं कि अभी के युवा सारे काम को छोड़कर जिम जाने में ज्यादा फोकस करते हैं, और वो कहते हैं कि जिम जाना उनकी हेल्थ है, और हेल्थ
तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेखक खुद भी ये मानते हैं कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हेल्थ आपको अपने काम के साथ मेंटेन करके रखनी है। लियोनार्डो दा विंची एक महान आर्टिस्ट थे, एक महान साइंटिस्ट थे, और इसके साथ ही साथ वे अपनी हेल्थ को भी मेंटेन करके रखते थे। हर एक जीनियस पर्सन अपनी हेल्थ को वेल्थ मानता है, लेकिन वो पूरा समय अपनी हेल्थ को नहीं देता। वो अपने काम को अपनी हेल्थ के साथ मेंटेन करता है। हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आप जिम जाएं और अपनी बॉडी को मजबूत करें। हेल्थ का मतलब एक सही डाइट करना है। हेल्थ का मतलब सादा जीवन, उच्च विचार रखना है। हेल्थ का मतलब फिजिकल एक्सरसाइज करना है। हेल्थ का मतलब अपने खाने पीने के प्रति कॉन्शियस रहना है। हेल्थ का मतलब बीमार ना होना है। पर आज के लोग इसका मीनिंग एक अलग ही तरीके से ढूंढ रहे हैं, जो कि काफी निराशाजनक बात है। लोगों को यह समझना होगा कि उनकी हेल्थ ही उनकी वेल्थ है, तो उन्हें अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस होना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्हें अपने काम को भी मेंटेन करना पड़ेगा। लियोनार्डो दा विंची अपनी हेल्थ के प्रति इतने कॉन्शियस थे कि उन्होंने अपनी डायरी में भी हेल्थ के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स लिखे हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक गलत खाना आपकी हेल्थ को बिगाड़ सकता है और किस प्रकार से आपकी बिगड़ी हुई हेल्थ आपकी प्रोडक्टिविटी को जीरो कर सकती है। उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से आपको खाना एक सही वे में खाना चाहिए और जब आपको भूख लगे तभी खाना चाहिए। साथ ही साथ आपको खाना चबा चबा कर खाना चाहिए ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। उन्होंने ये भी लिखा था कि आपका दिमाग अच्छे से काम तभी कर पाएगा जब आपका डाइजेशन सही रहेगा। उन्होंने डाइजेशन के बारे में भी टिप्स लिखे हैं और हमेशा हल्का फुल्का, कम और चबा चबा कर खाने पर ध्यान देने को बोला है। साथ ही साथ उन्होंने वेजिटेबल्स खाने की एडवाइस दी है, क्योंकि जितना ज्यादा हम वेजिटेबल्स को खाएंगे उतना ही जल्दी हम उन्हें डाइजेस्ट कर पाएंगे। और यही कारण था कि लियोनार्डो दा विंची खुद एक वेजिटेरियन थे। तो आप भी ज्यादा से ज्यादा गेम्स खेलें, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें और कॉन्शियस रहें, क्योंकि यदि आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपकी हेल्थ अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर किसी भी चीज को लेकर क्यूरियोसिटी, किसी भी चीज को लेकर जुनून, या फिर आप किसी भी चीज को तभी कर पाएंगे जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। यदि आप फिजिकली फिट नहीं हैं, तो आप अपनी फिटनेस के बारे में ही सोचते रह जाएंगे। कोई भी व्यक्ति कोई एक्सेप्शनल चीज तभी सोच पाता है जब उसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं होती। एक व्यक्ति जो पर्सनल प्रॉब्लम से डील कर रहा है वो कभी भी आगे के आइडिया को डेवलप नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने प्रॉब्लम में ही फंसा रह जाएगा। तो हर एक जीनियस पर्सन हमेशा अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहता है और आपको भी रहना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी हेल्थ ही आपकी वेल्थ है। यदि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप आगे के स्टेप्स तो कर ही नहीं पाएंगे। किसी भी चीज को करने की सबसे पहली स्टेज आपकी हेल्थ है। यदि आपको कहीं घूमने जाना है, यदि आपको किसी के साथ समय बिताना है, यदि आपको कोई नई थ्योरी सोचनी है, यदि आपको किसी भी चीज पर क्वेश्चनिंग करनी है, यदि आपको किसी चीज का आंसर ढूंढना है, यदि आपको किसी चीज का एक्सपेरिमेंट करना है, तो आपको फिजिकल फिट होना ही होगा। लियोनार्डो दा विंची की तरह आपको सोचना ही होगा। लियोनार्डो दा विंची हमेशा अपनी बॉडी के लिए 1 घंटा निकाल ही लिया करते थे। वो बहुत से प्रकार के गेम खेला करते थे, साथ ही साथ स्विमिंग भी किया करते थे। फिजिकल एक्सरसाइज करने से कभी पीछे नहीं हटा करते थे। वो जानते थे फिजिकल एक्सरसाइज आपके माइंड को हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी से काम करने में हेल्प करती है। उनका मानना था कि यदि आपकी बॉडी फिट है तो आपका माइंड एक अच्छे काम को अंजाम दे पाएगा। तो आपको अपनी बॉडी को 1 घंटा डेली देना चाहिए ताकि आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा और आपका दिमाग अच्छे से काम कर सके। हर एक चीज का स्टार्ट बेस पॉइंट यानी फिजिकली स्ट्रांग होने से होता है। जब आपकी बॉडी फिट रहेगी तभी आप एक महान काम को अंजाम दे पाएंगे और आप जीनियस बन पाएंगे। Connessione. Connessione means everything in this world is internally connected in the matter that we cannot even imagine. लियोनार्डो दा विंची ये मानते थे कि हर एक चीज वर्ल्ड में कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। वो कहते थे कि यदि चाइना में कोई तितली अपने पंख फड़फड़ाती है, इसका मतलब न्यूयॉर्क के वेदर में कुछ चेंज होना है। उनका ये मानना था कि इतना ज्यादा सब कुछ इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। लियोनार्डो दा विंची की बुक, जिसमें वो कहते थे कि उनके बुक के अंदर कोई भी चीज ऑर्डर से नहीं जमी है, उसमें उन्होंने चैप्टर नहीं बनाए हैं कि किस प्रकार से उनके चैप्टर डिवाइडेड हैं। इस बुक की कोई चीज आपको पहले देखने को मिलेगी
तो कोई चीज बाद में देखने को मिलेगी। ये चीज उन्होंने जानबूझकर की थी, क्योंकि वो जानते थे कि कहीं ना कहीं इस मिस्टीरियस वर्ल्ड की चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और अगर वो अपनी बुक के चैप्टर इसे डिफाइन करेंगे, जिसमें उनके पहले चैप्टर की कुछ चीजें आपको लास्ट चैप्टर में देखने को मिलेंगी, तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाएंगी और ये किताब खुद में एक महान किताब हो जाएगी। और ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। आज के समय में लियोनार्डो दा विंची की किताब की कीमत जितनी है, उतनी कीमत किसी भी किताब की नहीं है। आप दुनिया की सारी किताबें उतनी कीमत में खरीद सकते हैं। अब आपको ये अंदाजा हो ही गया होगा कि उनकी इमेजिनेशन की पावर कितनी ज्यादा थी। और हमें भी इस चीज को समझना चाहिए किस तरीके से सभी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इसका एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है। पब्लो पिकासो ने कहा था, आर्ट इज अ थीफ, कला एक चोरी है। अब ये पॉसिबल हो सकता है कि आप किसी चीज को कॉपी नहीं कर रहे और आप कुछ इनोवेटिव चीज सोच रहे हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, पर आपका पास्ट एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं से बना होगा और उसी पास्ट एक्सपीरियंस के बनने के कारण आपने जो इनोवेटिव चीज सोची और वो चीज आपके एक्सपीरियंस के किसी ना किसी चीज से इंटरकनेक्टेड हो गई। हर एक जीनियस इस चीज को मानता है कि कला एक चोरी है। अब कला एक चोरी कैसे है? कला एक चोरी इसलिए है क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि आप कोई नई चीज करते हैं। आप किसी चीज को चोरी नहीं करते, लेकिन वो चीज आपके पास्ट के एक्सपीरियंस से इंटरकनेक्टेड हो जाती है और इंटरकनेक्टेड होना उसे कहीं ना कहीं से कॉपी करा देता है। हर एक ग्रेट प्रोडक्ट कुछ इसी तरीके से बनता है। हर एक ग्रेट थ्योरी कुछ इसी तरीके से ड्राइव होती है। हर एक ग्रेट एक्सपेरिमेंट ऐसे ही होता है। असल में लोगों को ये लगता है कि कोई भी जीनियस व्यक्ति किसी ग्रेट चीज को इसलिए कर पाता है क्योंकि वो बचपन से जीनियस होता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो व्यक्ति अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखता है और नई चीजों को बनाता है। लोगों को ये लगता है कि ये चीज बहुत ही ज्यादा न्यू है और ऐसा कोई कैसे कर सकता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। हर एक चीज कॉपी की गई है। कोई भी चीज आज की इस दुनिया में नई नहीं है और ये सिर्फ बनाने वाले को पता रहता है कि ये चीज कहां से कॉपी की गई है, क्योंकि उसने अपने पास्ट एक्सपीरियंस का यूज करके उस चीज को बनाया है। जबकि लोगों को हमेशा यही लगता है कि ये चीज बहुत ही न्यू है, लेकिन असल में नया तो कुछ भी नहीं। लियोनार्डो दा विंची अच्छे तरीके से जानते थे कि हर चीज इंटरकनेक्टेड है। जो भी चीज आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपके पास्ट के एक्सपीरियंस से इंटरकनेक्टेड है और वो चीज कॉपीड है। पहले लोग ये नहीं माना करते थे, लेकिन आगे चलकर लोगों को ये मानना पड़ा कि हर एक चीज कॉपी की गई है। कोई भी चीज न्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि व्यक्ति अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से सीखकर कुछ नया करता है और पास्ट के एक्सपीरियंस से जो उसने सीखा है वो उस नई चीज को इंटरकनेक्ट करते हैं। आइडिया किसी के पास भी चलकर नहीं आता। हर कोई आइडिया को चुराता है, लेकिन ये सिर्फ चुराने वाले व्यक्ति को पता रहता है कि उसने इस आइडिया को कहां से और किस तरीके से चुराया है। और लोगों को यही लगता है कि ये आइडिया नया आइडिया है और लोग उससे कभी इंटरकनेक्ट ही नहीं कर पाते। जब जिस व्यक्ति ने उस आइडिया को बनाया है वो जानता है कि आखिर ये आइडिया किस चीज से कनेक्टेड है और कैसे उसने इस आइडिया को डेवलप किया है। 1989 में जापान के लोगों ने ये शिकायत की कि बुलेट ट्रेन जब टनल से निकलती है तो उससे बहुत तेज आवाज आती है। कुछ महान इंजीनियर्स ने इस पर रिसर्च शुरू की और उस बुलेट ट्रेन के आगे की शेप को शार्प बना दिया। उस बुलेट ट्रेन के फ्रंट इंजन को शार्प बना दिया। अब सबको ये इन्वेंशन बहुत इनोवेटिव लग रहा था। लोगों को लग रहा था कि इस इंजीनियर ने तो कमाल कर दिया। लोगों ने इसकी बहुत तारीफ की, लेकिन बाद में पता चला कि ये करना उस इंजीनियर के लिए काफी इजी था। उसने इसका आइडिया किंगफिशर की माउथ शेप से चुराया था। आपने किंगफिशर को देखा ही होगा। किंगफिशर कितनी तेज उड़ता है और हवा को चीरता हुआ आगे की ओर जाता है, लेकिन वो किसी भी प्रकार की आवाज नहीं करता, क्योंकि उसके माउथ की शेप कितनी शार्प होती है। और इसी को देखते हुए उस इंजीनियर ने उस बुलेट ट्रेन की शेप वैसी ही कर दी। जिम्बाब्वे की एक बिल्डिंग जिसका नाम ईस्ट गेट सेंटर है, ये हमेशा ठंडी रहती है। मतलब इसमें जितने भी कमरे बने हुए हैं वो हमेशा ठंडे रहते हैं और गर्मी के मौसम में इसमें एसी की कोई जरूरत नहीं है। ये बिल्डिंग इतनी ठंडी है कि इसका टेम्परेचर हमेशा एक नॉर्मल रूम के टेम्परेचर से आधा रहता है। लोगों का ये मानना है कि ये बिल्डिंग एक अजूबा है। इस बिल्डिंग को जिसने बनाया था उनका नाम था माइक पियर्स। माइक बताते हैं कि जब उन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया तो लोग उन्हें भगवान मानने लगे थे। लोग सोचने लगे कि कोई इंसान ऐसी बिल्डिंग कैसे बना सकता है जो हमेशा ठंडी रहती है। लोग सोचने लगे थे माइक के पास कोई जादुई शक्ति है।
और लोग उन्हें पूजने लग गए थे। लेकिन कुछ साल बाद माइक ने बताया कि उन्हें इस बिल्डिंग का आइडिया टर्माइट माउंट से आया था। टर्माइट माउंट एक चट्टान है जिसके अंदर हमेशा ठंडक रहती है, और माइक को ये बात पता थी कि यदि वो टर्माइट माउंट की शेप में अपनी बिल्डिंग को बनाते हैं तो इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो बिल्डिंग भी हमेशा ठंडी रहेगी, और रिजल्ट वही निकला। इसी प्रकार हर एक चीज को जो आप इस दुनिया में देखते हैं वो चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। जिम्बाब्वे में देखने वाली ईस्ट गेट सेंटर टर्माइट माउंट से कनेक्टेड है, वहीं बुलेट ट्रेन के इंजन की शेप किंगफिशर के माउथ के शेप से कनेक्टेड है। यहाँ से हमें यह सीखने को मिलता है कि किस प्रकार से कुछ जीनियस लोग ग्रेट आइडियाज को चुराते हैं और लोगों को पता भी नहीं चल पाता। लोगों को यही लगता है कि ये चीज ओरिजिनल है, जबकि ऐसा होता नहीं। जीनियस लोग एक कॉपीड चीज को ओरिजिनलिटी में बदल देते हैं। अब ये चीज लोगों ने मान ली है। आज से 500 साल पहले जब लियोनार्डो दा विंची कुछ ऐसी चीजें बोला करते थे तो लोग उसे बिल्कुल भी नहीं मानते थे। लोगों का कहना था ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पक्षी यदि चाइना में बैठा है तो वो न्यूयॉर्क में वेदर कैसे चेंज कर सकता है। लेकिन लियोनार्डो दा विंची टाइम के बहुत आगे सोचा करते थे और उन्हें पता था कि हर एक चीज इंटरकनेक्टेड है। यदि आप लियोनार्डो दा विंची की लाइफ को बहुत डीप से देखेंगे तो कभी आपको लगेगा कि ही वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट हु वॉज पैशनेट अबाउट साइंस, और कभी आपको लगेगा ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट हु वॉज पैशनेट अबाउट आर्ट। आज से कुछ साल पहले रिसर्च की गई और पता लगाया गया कि लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई पेंटिंग मोनालिसा, जिसकी कीमत 5,000 करोड़ रुपए है, उसमें इतनी पतली ब्रशेस का यूज हुआ है जो हमारे एक एक बाल के विड्थ के बराबर है। मतलब उस पेंटिंग में हमें ब्रश के निशान देखने को भी नहीं मिलते। और ये सब पॉसिबल हो पाया है अटेंशन के कारण, फोकस पावर के कारण। लियोनार्डो दा विंची की फोकसिंग पावर भी कमाल की थी। उन्होंने दुनिया की सबसे पहली पेंटिंग बनाई थी जिसका बैकग्राउंड ब्लर था। आज इस मॉडर्न वर्ल्ड में तो आपके मोबाइल में पोर्ट्रेट मोड आ गया है जिसमें आप पीछे के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, लेकिन आज से 10-15 साल पहले ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, और लियोनार्डो दा विंची ने ये 500 साल पहले ही कर दिया था। उन्होंने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जो कि पीछे से ब्लर थी। वो इंटरनली कुछ और ही बोल रही थी और एक्सटर्नली कुछ और बोल रही थी। लोगों को आज तक ये समझ में ही नहीं आया कि पेंटिंग के इमोशंस क्या कह रहे हैं। लियोनार्डो दा विंची हमेशा कहते थे, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक समथिंग सिंपल, इट इन्वॉल्व टेकिंग थ्रू द डीप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब जब आप चीजों की कॉम्प्लेक्सिटी की डेप्थ में जाते हैं तब आप सिंप्लिसिटी को ड्राइव करते हैं। स्टीव जॉब्स लियोनार्डो दा विंची से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर थे और यही कारण था कि उन्होंने एप्पल में अपना कोट यही रखा था, टू कीप थिंग्स सिंपल। साथ ही साथ एप्पल का पूरा मॉडल लियोनार्डो दा विंची के कोट पर ही बेस्ड था। अभी भी आप देख सकते हैं एप्पल सिंप्लिसिटी की ओर जा रहा है। बाकी स्मार्टफोन जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, एप्पल उतना ही ज्यादा सिंपल होता जा रहा है। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन एप्पल और भी ज्यादा बिकता जा रहा है। ये एक वर्ड स्टीव जॉब्स की फिलॉसफी को डिफाइन करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट सिंपली, यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। इसका मतलब है कि यदि आप इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकते हैं तो आप इसे पर्याप्त रूप से समझते ही नहीं। स्टीव जॉब्स हो, अल्बर्ट आइंस्टीन हो या फिर लियोनार्डो दा विंची हो, सारे के सारे जीनियस में एक चीज सेम देखने को मिलती है और वो है सिंप्लिसिटी। लियोनार्डो दा विंची जिस उम्र में छोटे बच्चे गेम्स खेलते हैं, उस उम्र में ही किताबों को पढ़ना इन्होंने शुरू कर दिया था। साइंस के प्रति इन्हें इतनी रुचि थी कि इन्होंने बहुत सारी विज्ञान की किताबें बचपन में ही पढ़ ली थीं और 30 वर्ष की उम्र में दा विंची अपने सिटी इटली को छोड़कर फ्रांस के मिरान शहर में आकर बस गए। तब उन्होंने उधर के शासक के पास पेंटिंग की जॉब करना शुरू किया, लेकिन पेंटिंग की जॉब करते करते उनके दरबार में भी फिलॉसफी बताया करते थे। जब भी राजा अपने किसी मंत्री से जीवन के बारे में बातें किया करते तो लियोनार्डो दा विंची अपनी राय रखते और वो कुछ इस तरीके से चीजों को बताते कि राजा उनसे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते। और यही कारण था कि राजा ने लियोनार्डो दा विंची को रहने के लिए एक बहुत बड़ा महल दिया था और लियोनार्डो दा विंची ने राजा के लिए बहुत सारे ऐसे वेपन बनाए थे जो अभी के समय में आर्मी में यूज किए जाते हैं। आज से 500 साल पहले
ऐसे वेपन किसी भी राजा के पास नहीं हुआ करते थे, लेकिन लियोनार्डो दा विंची जिस राजा के साथ काम करते थे, उन राजा के पास ऐसी चीजें होना बहुत कॉमन था। साल 1519 में इतने महान व्यक्ति दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी लोग इनकी जिंदगी से इंस्पायर हो रहे हैं और हम इनकी जिंदगी से इंस्पायर होकर अपनी लाइफ को ग्रेट बना सकते हैं। लियोनार्डो दा विंची चीजों के प्रति इतने क्यूरियोसिटी रखते थे कि वो हर एक फील्ड में जीनियस थे और यही कारण था कि उन्हें यूनिवर्सल मैन कहा जाता था। यूनिवर्सल मैन का मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके जैसा यूनिवर्स में आज तक कोई हुआ ही नहीं। लियोनार्डो दा विंची के द्वारा लिखी गई उनकी 7000 पेजेस की डायरी में दुनिया की हर एक चीज है। प्रकृति से लेकर साइंटिस्ट के द्वारा किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट, 500 साल पहले लिखी गई इस डायरी में अगले 1000 वर्षों तक होने वाली चीजों के बारे में लिखा है। इतना ही नहीं, लियोनार्डो दा विंची ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आसमान का रंग नीला होने का कारण बताया था। उन्होंने बताया था कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा सूरज से आने वाली किरणों की रोशनी को बिखेर देती है और नीले रंग में बाकी रंगों की तुलना में फैलने की क्षमता अधिक होती है और यही कारण है कि हमें दिन में आकाश नीला दिखाई देता है। ऐसे ही महान व्यक्तियों के बारे में सुनकर और उनके जीवन के प्रिंसिपल को समझकर आप भी महान बन सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस बुक चर्चा से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही और कमाल के इंस्पिरेशनल बुक चर्चा के लिए जुड़े रहिए कुकू एफएम के साथ। दोस्तों, मैं हूँ आरजे अंकित सिद्धू और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे।